एक बहुत ही सुंदर लघु उपन्यास जाने दो और आगे बढ़ो। लेखक मोहिनी कुमार। वो कमरा। मैंने तो कभी कल्पना तक नहीं की थी कि भविष्य में एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं अस्पताल के उस कमरे में इस तरह बैठकर अपनी दोस्त को बिस्तर पर पड़ी तड़पते हुए देखूंगा। लेकिन यह नियति का फैसला था कि मुझे उस समय को भी देखना ही था। मैं अपनी दोस्त की हालत को सहन करने की स्थिति में नहीं था, इसलिए कमरे और वहां की चीजों और वातावरण की तरफ अधिक ध्यान दे रहा था। शायद कमरे को और आसपास की चीजों को देखकर मैं खुद को भ्रम में रखने की कोशिश कर रहा था कि मेरी दोस्त के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। डीलक्स वार्ड में मेरी दोस्त के कमरे की बालकनी पर तेज धूप थी। सुबह 8 बजे से ही उठती गर्मी ने मेरी नीरसता और पृथकता की भावना को बढ़ा दिया था। अगर मैंने खिड़की को खोला तो सूरज की रोशनी बीमार के कमरे में जबरदस्ती घुस आती और किरणों की चमक में धूल के नाचते हुए कणों को दिखाती कुछ परिवर्तन जरूर ले आती। कमरे में रोशनी तो हो ही जाती और ताजा हवा भी अंदर आ जाती, लेकिन अंदर की गर्मी बढ़ जाती। जीवन उससे बुरा नहीं हो सकता था। मेरी दोस्त बिस्तर पर तड़प रही थी। डॉक्टर ने जो बताया था वह क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकीमिया, ब्लड कैंसर का एक रूप था। ब्लड कैंसर का तो लोग नाम भी लेने से डरते हैं, तो आप अनुमान ही कर सकते हैं कि मेरी और मेरी दोस्त के परिवार वालों की यह हकीकत जानकर क्या हालत हुई होगी कि मेरी दोस्त को वो घातक बीमारी थी जिसमें मौत निश्चित थी। इस गर्मी में और अंतिम चरण में उसके मरने का इंतजार करने और देखने के अलावा कुछ नहीं किया जा सकता था। ऊंचे चपटे स्कूल पर बैठकर, जो फुट रेस्ट के रूप में भी काम करता था, मैंने उसके साथ पल बिताए। जितना संभव हो उतना हंसमुख दिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वास्तव में मैं मुझ में बढ़ती पीड़ा का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। एयर कंडीशनर की मंद गूंज ने ठंडक को कमरे में भेजकर कमरे के तापमान को सहने योग्य बना दिया था, पर फिर भी मुझे बहुत पसीना आ रहा था। मैं समय समय पर अपने रुमाल से अपना माथा और अपनी गर्दन के पिछले हिस्से को पोंछ रहा था। मैं किसी को सांत्वना देने के लिए सुखद शब्द बोलने में बिल्कुल असमर्थ था, इसलिए मैं नहीं जानता था कि मुझे मेरी दोस्त से क्या कहना था और क्या बात करनी चाहिए थी। लेकिन क्या उसने मुझसे किसी सांत्वना देने वाले शब्द की उम्मीद की थी? उसने मुझे अनकहे शब्दों से भरी आंखों से देखा, खाली आशाहीन आंखें जिनके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। इस अवस्था में भी जब उसने मेरी ओर देखा तो उसकी भूरी आंखें सच्चे प्रेम की चमक से मधुर हो गई थी। हर मिनट हमारे लिए एक बोनस अतिरिक्त लाभ था। मौत बहुत करीब आ गई थी। दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक ने मुझे जल्दी से वास्तविकता में वापस ला दिया। एडा का आगमन। एडा ने धीरे से दरवाजा खोला और एक बाल्टी और फिनाइल की महक वाला पोछा लेकर अंदर आई। उस समय उस डीलक्स कमरे की वही तो जरूरत थी, पूरी तरह से सफाई और फिर फिनाइल के पानी से पोछा। बाहर की दुनिया से प्रकाश और हवा को, कमरे के वातावरण को खुशहाल बनाने के लिए, कमरे में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिए दरवाजे और खिड़कियां खोलने की जरूरत थी। तो आज आप कैसा महसूस कर रही हैं? एडा ने प्रसन्नता पूर्वक पूछा और उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कहा, तुम वास्तव में बहुत अच्छी लग रही हो। ऐसा लगता है कि दवाएं अद्भुत काम कर रही हैं। आपको जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। मेरी दोस्त रोशनी वास्तव में ढलते चांद की तरह दिख रही थी। वो हौले हौले मुस्कुराई। वो एडा की खुशमिजाज और सकारात्मक तरंगों की अभ्यस्त थी।
एडा जब भी कमरे में आती थी, इसी तरह की सकारात्मक बातें करके मरीज का उत्साह बढ़ा देती थी और खुद भी हर समय मुस्कुराती रहती थी। उसका चेहरा हर समय ही खिला खिला रहता था। कमरे में एडा के प्रवेश ने मेरी आंखों में भी एक तरह का जीवन ला दिया, क्योंकि अचानक मेरे सभी उदास विचार बंद हो गए। मैंने उसकी ओर एक मुस्कान के साथ देखा। उसने एसी बंद कर दिया और बालकनी का दरवाजा खोला। तेजी से तेज रोशनी की एक किरण कमरे को रोशन करने लगी। वो कमरे में व्यवस्था करने, कुर्सियों और स्टूल को जगह पर रखने के काम पर लग गई। उसने पर्दों को अलग कर दिया और खिड़कियां खोल दी। फिर उसने गीले पोंछे से और फिर सूखे पोंछे से कमरे को तब तक साफ किया जब तक कि फर्श रोशनी में चमक नहीं गया। फिनाइल की गंध काफी स्वागत योग्य थी, जैसे कि यह बाहरी दुनिया से आई हो, जहां पूरे जीवन पूरे जोरों पर चल रहा था। खिड़की के शीशे को झाड़ते हुए उसने एक अजीब सी धुन गुनगुनाई। जब वह काम कर चुकी तो उसने हमारी ओर देखा। क्या आप चाहते हैं कि मैं दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दूं और एसी चालू कर दूं? नहीं, इसे वैसे ही खुला रहने दो, मैंने कहा। दिन वाली नर्स आपको नहलाने के लिए आ रही है। उसने मेरी दोस्त की ओर देखा और कमरे से बाहर जाने लगी। बहुत से प्रश्न। मेरे दिल में भारीपन लौट आया और मैं तेजी से अपने उजाड़ एहसास में वापस आ गया। तभी दिन वाली नर्स हाथ में गठरी लेकर कमरे के अंदर आई। वो चादरें और तकियों के कवर बदलने और मरीज के कपड़े बदलने आई थी। वो मरीज को नहलाने के लिए स्पंज और साबुन भी लाई थी। उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। उसने मुझे देखे भी न कहा कृपया और दरवाजा दिखाया तो मैं समझ गया कि वो मुझे बाहर जाने को कह रही थी। मैं अपनी जेब में हाथ डालकर गहरी सांस लेकर बाहर निकला और लाउंज में सोफे पर अपनी एक टांग पर दूसरी टांग रखकर बैठ गया। आधे घंटे बाद वह सभी गंदी चादरें और तकियों के कवर साथ लेकर धोने के लिए बाहर चले गई। मैं कुछ और देर तक वहीं बैठा रहा और दूसरे मरीजों और उनकी दुर्दशा को देखता रहा। रोते बिलखते लोग, बड़ी मुश्किल से चलने की कोशिश कर रहे लोग, दूसरे अपने अपने रिश्तेदारों को दिलासा देते लोग, सब एक ही पीड़ा से तड़प रहे थे। वहां के लोगों के बीच केवल एक ही बात आम थी, वो थी उनकी अनकही परेशानी, दुखों का एक अंतर्निहित जुड़ाव। एक दूसरे को सहानुभूति की दृष्टि से देखने से एक दूसरे को कुछ आराम मिलता था उन पीड़ित लोगों को। तभी मैंने मेरी दोस्त के माता पिता को कमरे में प्रवेश करते देखा। मैं सोचने लगा, मृत्यु के विरुद्ध कोई कुछ नहीं कर सकता। यह अपरिहार्य है। क्या हम सब जीवन और मृत्यु के महान चक्र में नहीं फंस गए? लेकिन मेरे मन ने किसी भी विचार को मानने से इनकार कर दिया। मैं छोटे छोटे कंकड़ और खाली सिगरेट के डिब्बों को लात मारते हुए लक्ष्यहीन होकर चलने लगा। सवाल यह था कि मैं उसके बिना कैसे रहूंगा, उसके बिना जीवन कैसा होगा। जब मैं एक डिपार्टमेंटल स्टोर के पास से गुजरा तो मैंने शीशे के दरवाजे पर अपने प्रतिबिंब की एक झलक देखी। मैं अपनी फटी हुई शर्ट और जीन्स में थका हुआ लग रहा था। पास से एक बारात गुजर रही थी और एक समूह नाच रहा था और बैंड खुशी से एक लोकप्रिय धुन बजा रहा था। दूल्हा घोड़े पर सवार था, धीरे धीरे सवारी कर रहा था। उत्सव, महोत्सव, सभाएं, मिलन समारोह, मुझे सबके सब खोखले दिखाई देने लगे। मुझे जीवन के सभी बंधनों से मुक्त होने की ललक थी। फिर मैं क्या करूंगा? अगर सब कुछ अंत में मृत्यु में समाप्त हो जाता है तो ये सभी उत्सव क्यों? जीवन ने मेरे लिए अपना अर्थ खो दिया था। मैं एक जूस सेंटर में चला गया और एक कोने में बैठ गया। वेटर मेरा ऑर्डर लेने आया। मैंने अनानास के जूस का ऑर्डर दिया। कुछ देर बाद एक लड़का जूस दे गया। मैंने कुछ सोचते हुए जूस का एक घूंट भरा और फिर अपने बारे में और समय को लंबा करने के बारे में सोचने लगा, जबकि मैं जानता था कि समय को ना तो कोई कम कर सकता है और ना ही कोई बढ़ा सकता है। 3 साल पहले जिस दिन मैं रोशनी से मिला, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उससे इतना प्यार करूंगा।
वो लड़के और लड़कियों से भरी कक्षा में जोर जोर से कह रही थी, हाँ मैं रोशनी तभी दूंगी जब मेरा सूरज यहां होगा। ठीक उसी समय मैं क्लास में दाखिल हुआ था और लड़कों की ओर से जोर जोर से ऊहू ऊहू सुनाई दिया, लो आ गया है सूरज। बाद में उसने मुझे बताया कि कैसे कुछ लड़कों ने मजाक के लिए उस पर निशाना साधते हुए कहा था, हमें भी कुछ रोशनी दे दो। लेकिन वो सब 3 साल पहले था। जीवन आशा और उत्साह से भरा था। हमारी दोस्ती बहुत ही आराम से लेकिन बहुत ही मधुर ढंग से आगे बढ़ने लगी। मुझे फैशन, स्टाइल, चमक धमक और शान शौकत किसी भी चीज में दिखावे में कोई भी रुचि नहीं थी। मुझे अन्य लड़कों की तरह कसरत करके पहलवान की तरह शरीर बनाने में भी कोई रुचि नहीं थी और न ही मैं कभी रंगीन पार्टियों में जाता था। सप्ताहांत में घूमने किसी बार, पब या क्लब या डिस्कोथेक में दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने के बजाय मैं किताब पढ़ने या समाचार देखने में काफी रुचि रखता था। मुझे सादगी पसंद थी। रोशनी देखने में ज्यादा सुंदर नहीं थी। वह निष्पक्ष और बहुत साधारण थी, लेकिन उसमें एक गृहिणी का परिश्रमी सौंदर्य था और वह घर के सभी कामों में बिल्कुल निपुण थी। हमारा प्यार भौतिक नहीं था। हम दोनों को नजदीक और जोड़े रखने वाला था। हम दोनों का व्यवहार और जीवन की सादगी। हम रोज लाइब्रेरी में मिलते थे। वह मेरे सामने बैठती थी और अपना काम करती रहती थी, अपने सर को मोटी मोटी किताबों में डुबाए। हमारा वार्तालाप हमारी चुप्पी में था और हम दोनों ही की एकजुटता हमारी सुरक्षा थी। बिना बोले ही हम दोनों एक दूसरे से न जाने कितना कुछ कह जाते थे और हम दोनों का साथ हमें इतना सुदृढ़ बना देता था कि हम किसी से भी टकराने की हिम्मत रखते थे। वो एक कुशल और स्वस्थ लड़की थी जिसके शब्द हंसमुख, सकारात्मक और कोमल होते थे। हमने कभी अपनी दोस्ती का प्रदर्शन नहीं किया, कभी बाहर नहीं गए, एक बार भी फिल्मों या रेस्टोरेंट में नहीं गए। मुलाकातें हमेशा पुस्तकालय में सभी की नाक के नीचे होती थी और हमारी दोस्ती के बारे में कोई नहीं जानता था। और आखिर किसी को इसके बारे में क्यों पता होना चाहिए। हम रात को 9 से 11 के बीच व्हाट्सएप पर या कभी कभी फेसबुक पर मिलते और बातें करते थे। ये एक दिनचर्या बन गई थी, लेकिन कठोर या अनम्य नहीं। हमने कभी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में गपशप नहीं की। ये हमेशा अपने बारे में, हमारी सपनों और आकांक्षाओं, हमारी भविष्य की योजनाओं और हमारे प्यार आदि के बारे में ही बातें करते थे। यहाँ तक कि कॉलेज परिसर में भी हम अपने सेल फोन पर एक दूसरे से बात कर लेते थे। यहाँ तक कि हमारे करीबी दोस्तों को भी नहीं पता था कि फोन लाइन पर कौन होता था दूसरी तरफ। हम प्रचार का तिरस्कार करते थे और इससे भी अधिक अनावश्यक गपशप और अन्य मित्रों की घुसपैठ से तो घृणा ही करते थे। लेकिन मेरा दोस्त आकाश अलग था। उसने हमारे प्यार को भांप लिया, लेकिन मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि उसने जो अनुमान लगाया था सही था या गलत। उसने तो कभी भी उस तरफ इशारा तक नहीं किया था। मोहब्बत। मुझे भी पता था कि आकाश और रोशनी की दोस्त मेघा के बीच किसी तरह की केमिस्ट्री काम कर रही थी, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी बात नहीं करने का फैसला किया, क्योंकि जैसे मैं चाहता था कि मेरा और रोशनी का रिश्ता छुपा रहे, वैसे ही मैं चाहता था कि आकाश और मेघा के बारे में भी किसी को कुछ मालूम ना हो। बस इसीलिए मैं सब कुछ जानते हुए भी चुप ही रहता था। अब हम अपनी इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में थे। इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता हासिल करने के लिए पढ़ाई कर रहे थे। हमारी योजना परीक्षा समाप्त होने के बाद सही समय पर वास्तव में कैंपस में होने वाले कंपनियों के नौकरी के लिए होने वाले इंटरव्यू के बाद हमारे परिवारों को खबर देने की थी। हम चाहते थे कि पढ़ाई ठीक से पूरी हो जाए और हमें नौकरियां मिल जाए। हम दोनों ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और हमें यह भी यकीन था कि हम बहुत ही अच्छे अंकों से पास हो जाएंगे और हमें निश्चय ही अच्छी नौकरियां मिल जाएंगी। हम अपने भविष्य के सुंदर सपनों में ही खुश थे, इसलिए हम किसी को उस समय
अपनी मोहब्बत के बारे में नहीं बताना चाहते थे। बीमारी। अंतिम परीक्षा से 6 महीने पहले वो बीमार पड़ गई। ये सिर्फ एक साधारण सर्दी और बुखार के साथ खांसी थी। वो फेसबुक पर आई और मुझे मैसेज किया कि उसका बुखार तेज चल रहा था और उसका इलाज चल रहा था। मैं कॉलेज की लाइब्रेरी में अकेला बैठा उसकी बहुत ही कमी महसूस करता था और घंटों उसको याद करता था। मैंने उसकी हालत के बारे में पूछताछ करने के लिए फ़ोन से एक मैसेज किया, लेकिन जब उसका जवाब आया तो मालूम चला कि उसकी परेशानियां और भी बढ़ रही थी। शरीर में दर्द, तेज बुखार, थकान, हड्डियों में दर्द, अचानक पसीना आना, धड़कन आदि। मैं अब उसकी चिंता में मरने लगा था और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि वो अपने आहार और समय में बहुत अनुशासित थी। मैंने झूठी तसल्ली पाने के लिए खुद से कहा कि वो सिर्फ वायरल बुखार हो सकता था। फिर जब आगे कुछ दिन उसकी तरफ से कोई मैसेज नहीं आया तो मैंने उसे उसके फ़ोन का नंबर मिलाया। उसने फ़ोन उठा लिया और अपने बारे में बताया, और फिर उसने कहा कि वह एक पैथोलॉजिकल क्लिनिक में थी और वो बहुत सारे परीक्षणों से गुजर रही थी। प्रारंभिक परीक्षण अनिर्णायक थे, इसलिए डॉक्टरों ने उन्नत परीक्षणों करने शुरू कर दिए, क्योंकि वो बीमारी की जड़ तक पहुंचना चाहते थे। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल डूबने लगा था और मेरा ज़्यादा समय खुद से बातें करने और उसके लिए प्रार्थनाएं करने में ही बीतने लगा था। प्रार्थनाओं में एक ही बात होती थी कि उसको कोई बड़ी बीमारी ना हो। मैं बार बार उसको फ़ोन करके बस यही आश्वासन देता रहता था कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी और उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसकी आवाज़ से मुझे ज्ञात होता था कि वो बहुत कमज़ोर और उदास हो गई थी। उस शाम मुझे याद है कि मैं एक मंदिर गया था और अपने दिल और आत्मा से उसके लिए प्रार्थना की थी। मैंने प्रभु से उसे जल्द से जल्द ठीक करने की विनती की थी। 9 बजे मैंने कंप्यूटर खोला और फेसबुक पर देखने लगा। वो फेसबुक पर नहीं थी और उसके व्हाट्सएप स्टेटस से पता चला कि उसने व्हाट्सएप को आखिरी बार 2 दिन पहले देखा था। मैंने उसे फिर से फ़ोन से एक मैसेज किया, कोई जवाब नहीं था। मैंने उसके सेल पर फ़ोन किया, लेकिन मैसेज आया कि सेल स्विच ऑफ था। मैं बहुत देर तक निराशा में बैठा रहा। अच्छा हुआ कि उस समय मेरा रूम पार्टनर वहाँ नहीं था। मेरे रूम पार्टनर को बिना बताए गायब हो जाने की आदत थी और ये मेरे अनुकूल था। मैंने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और भारी मन से सोने चला गया। अगली सुबह मैंने उसे एक गुड मॉर्निंग मैसेज भेजा और उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब मुझे जवाब नहीं मिला तो मैंने उसे फ़ोन किया। उसने मेरा फ़ोन उठाया तो उसने कहा कि जल्दी ही वह अस्पताल में भर्ती होने वाली थी। मेरे तो होश ही उड़ गए और मेरा गला सूख गया। मुझे लगा कि जैसे पूरा आकाश ही आकर मेरे सर पर गिर गया था। डॉक्टरों ने क्या कहा है? मैंने उससे पूछा। उसने कहा कि ये कोई खून का रोग था। तुम अपना फ़ोन पूरा चार्ज कर लो और अपने साथ अस्पताल ले जाओ। कृपया मुझे अपनी आवाज़ सुनते रहने देना रोशनी। मैंने अपने मन के दर्द को छुपाते हुए कहा। चिंता मत करो, सभी बीमारियों के लिए दवाएं हैं। मैं ठीक हो जाऊंगी और हम फिर मिलेंगे, उसने कहा, और वह मेरे लिए आश्वासन जैसा था। 2 दिन के बाद उसने मैसेज भेजा, मुझे ब्लड कैंसर है और अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। इतना सुनते ही मैं कमरे में बैठा अकेला ही बहुत देर तक आंसू बहाता रहा, लेकिन फिर भी बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहा कि भगवान उसको ठीक कर दे। मुझे अब खुद को रोकना मुश्किल हो गया था। मैं जल्दी से उठा और जेब में कुछ पैसे रखकर और उसके लिए कुछ किताबें लेकर जाने को तैयार हो गया। खुलासे के बाद मैं उससे मिलने अस्पताल गया था। वो फूट फूट कर रोने लगी और पहली बार मैंने उसे गले से लगा लिया और उसको अपने सीने से लगाकर उसे दिलासा दिया। मेरा गला भर आया था। उसके चेहरे और हाथों पर बैंगनी रंग के धब्बे बन गए थे। मेरा एक हिस्सा भी उसके साथ मर रहा था। तब से मैं रोज उससे मिलने जाता था
और उसके माता पिता कहते थे, देखो तुम्हारा कॉलेज का दोस्त आया है। जब मैं उससे मिलने उसके कमरे में जाता था, उसके माता पिता या तो बाहर जाते थे या नाश्ते के लिए बाहर जाते थे। मुझे उसके माता पिता को उस हालत में देखकर बहुत दुख होता था। वो ये जानकर कैसे सहन कर रहे होंगे कि उनकी बेटी मौत के कगार पर थी। वो इस बात को कैसे झेल रहे थे? उनको सांत्वना देने वाला कौन था? मैं सोचता था कि भगवान भी कितने कठोर हो सकते थे। वर्तमान में वापसी। मैंने अपना जूस कब का खत्म कर लिया था, पर जूस का खाली गिलास तब भी मेरे हाथ में था, क्योंकि मैं सोचों में डूबा रहा था। कुछ घंटों के बाद वेटर ने मुझसे पूछा क्या कि मुझे और कुछ चाहिए। मैंने भुगतान किया और जहां भी रास्ता मुझे ले गया, स्टेशन के बाहर भीड़ के साथ साथ धीरे धीरे चलने लगा। उन लोगों को घूर रहा था जो मेरे लिए कुछ भी नहीं थे। सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और शाम ढल रही थी। तभी मुझे अचानक ही आभास हुआ कि मैं एक ऐसे इलाके में बिना किसी उद्देश्य के घूम रहा था, जो इलाका मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैं अब तक किसी अनजान गली में घुस गया था और खेल रहे बच्चों की एक छोटी सी भीड़ के सामने खड़ा था। मुझे कुछ नहीं मालूम था कि मैं वहां क्या कर रहा था, पर मैं वहां रुक गया और उन खेल रहे बच्चों को देखने लगा। मैं नहीं जानता था कि मुझे आगे अब कहां जाना था। वो फिर मिली। वो स्कर्ट और ब्लाउज में एक जानी पहचानी आकृति थी। उस आकृति को देखते ही मुझे लगा कि मैंने उसको पहले भी कई बार देखा था। मैंने उसकी तरफ देखा और उसने मुझको देखा, कुछ ज्यादा ही गौर से। फिर उसने खुशी से पुकारा, नमस्कार साहब, ये आप हैं? मैं आपको हर सुबह अस्पताल में देखती हूँ। वो एडा थी, अस्पताल में कमरों को साफ करने वाली महिला। वो अपनी स्कर्ट और ब्लाउज में कितनी अलग लग रही थी, अपने बालों के साथ काफी सुंदर, सामने झुके हुए। वो काफी खुश दिख रही थी। वो अपने चमकीले गुलाबी अस्पताल के चोगे में एक अलग महिला दिखती थी। उसके बाल पीछे बंधे हुए होते थे और वह हाथ में उठाए हुए बाल्टी और पोछे के साथ अस्पताल के कमरे साफ करती हुई दिखती थी। उसने एक बार फिर से मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, आप मेरे घर क्यों नहीं चलते हैं साहब? मैं यहाँ इस छोटी सी कॉलोनी में रहती हूँ। ये एक झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके की तरह था, लेकिन एक कमरे की झोपड़ियों की कतारें बहुत ही साफ सुथरी और हवादार थी, किसी योजना में बनाई हुई। मैं उसके अनुरोध पर उसके घर चला गया। ये सिर्फ एक कमरा था, जिसमें एक कोने में काम चलाऊ रसोई बनी हुई थी। एक बूढ़ी औरत बिस्तर पर लेटी हुई थी और शायद उसके माता पिता एक सोफे पर बैठे थे। उसकी माँ बुनाई कर रही थी और उसके पिता उज्जवल ट्यूबलाइट में एक किताब पढ़ रहे थे। आइए आइए साहब, यहाँ आराम से बैठिए, उसने एक टूटी हुई कुर्सी को मेरी ओर धकेलते हुए कहा। शुक्रिया, ये ठीक है, मैंने कहा। उसके पिता और माँ ने मुझे देखा और मुस्कुराए। वे मेरे माता पिता हैं, वो दोनों आंशिक रूप से बहरे हैं, उसने कहा। और ये अस्थमा से पीड़ित बिस्तर पर मेरी दादी हैं, उनके लिए मैं ही एकमात्र सहारा हूं। मैं जीवन को इतनी अच्छी तरह से संभालने में उसकी बहादुरी और सहनशीलता पर चकित था। मुझे कहना होगा कि एडा के तुम सबसे अलग इंसान हो, एक बहुत अच्छी इंसान। मुझे बताओ एडा, तुम जीवन को कैसे संभालती हो? तुम अपने बूढ़े माता पिता और अपनी बीमार दादी के साथ इतनी खुशमिजाज और आशावादी कैसे रह पाती हो? मैं भगवान की आभारी हूं कि मेरे पास ऐसी नौकरी है जिससे हमें किसी चीज की कोई कमी नहीं होती। हमें बहुत अच्छा भोजन मिलता है मेरे पैसों से, और मैं जो चाहे खरीद सकती हूँ। मैं भगवान की और अस्पताल की आभारी हूँ कि मेरे सर पर एक सुरक्षित छत है। मेरी सीधी सादी सोच है कि मैं जितना हो सके अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती हूँ, और ड्यूटी पर रहते हुए मरीजों और उनके रिश्तेदारों को कुछ सुंदर शब्द बोलने से मेरा क्या नुकसान होता है? हम में से प्रत्येक के लिए परमेश्वर की एक योजना जैसी है। हमें केवल अपनी भूमिकाएं उसी तरह निभानी है जैसे हमें दी गई हैं। चिंता करने की क्या बात है? यदि आप अपना सिर दीवार से मारें और रोए तो मरने वाला जीवन में वापस तो नहीं आएगा। तो जाने दो और आगे बढ़ो। मैं काफी अनपढ़ व्यक्ति हूँ, लेकिन मैंने जीवन का स्वाद चखा है। मुझे पता है जीवन क्या है और इसे शांति से कैसे जीना है।
वास्तविकता को स्वीकार करना और आगे बढ़ना सीखें। क्या मेरी बातें आपके लिए कोई अर्थ रखती हैं? हाँ हाँ, आपने तो मेरी अंतरात्मा को हिलाकर रख दिया और बहुत कुछ सिखा दिया एडा। मैंने कहा। मेरी आंखों में पहले से ही आंसू छलक आए थे। साहब, तुम दोनों कॉलेज के दोस्त हो या क्या? हाँ, मैंने कहा। वह एक प्यारी इंसान है, लेकिन कितनी दुखी है, उसने धीरे से कहा। तुम्हें पता है कि वह मर रही है? मैंने पूछ लिया। हाँ, उसने कहा, लेकिन मैं उसके साथ ऐसे बातचीत करती हूँ जैसे कि वह ठीक हो जाएगी और जल्द ही उसको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। आंसू तेजी से गिरे और किसी ने इसका ध्यान नहीं रखा। मुझे उसके सामने रोने में भी शर्म नहीं आई। मैं उसकी तरफ बहुत ही सम्मान की नज़र से देखने लगा, क्योंकि मैं हैरान था कि अस्पताल में सफाई का काम करने वाली एक औरत इतने मरीजों और इतने मर रहे लोगों के बीच दिन रात रहते हुए भी इतनी सकारात्मक थी और सबका साहस बढ़ाती रहती थी। मैं करीब 2 घंटों तक उसके घर में बैठा रहा, जिस दौरान उसने मुझे चाय भी पिलाई और अपने हाथ से बनाकर 2 आलू के पराठे भी खिलाए। मैं हैरान था कि एक मामूली सी सफाई कर्मचारी अपने जीवन से कितनी खुश और संतुष्ट थी और अपने बूढ़े माता पिता का और बीमार दादी का इतने अच्छे से ख्याल रख रही थी। जब मैं उसके घर से बाहर आया तब भी मेरी आंखों में नमी थी, लेकिन मेरे मन में एक नई रोशनी थी, एक नया उत्साह था जो मैंने पहले कभी भी महसूस नहीं किया था। विदाई। मैं अपने जीवन में बाद में कभी भी एडा से नहीं मिला, लेकिन उस दिन की वह मुलाकात मेरे दिमाग में हमेशा के लिए ही अंकित हो गई थी। 4 दिन के बाद ही मेरी रोशनी इस दुनिया को छोड़ गई और मुझे आंसुओं में छोड़ गई, हमेशा हमेशा के लिए। मैं उसके अंतिम संस्कार में गया और वहां किसी अजनबी की तरह दूर खड़ा सब कुछ बस दूर से ही देखता रहा। कॉलेज के लगभग सभी छात्र आ चुके थे। उसके कई दोस्त बेसुध होकर रो रहे थे। मेरी रोशनी का पार्थिव शरीर फूल मालाओं से ढका हुआ था और चारों तरफ अगरबत्तियां जल रही थी। मैंने भी उसके शरीर पर माल्यार्पण किया, जो दिल की तरह लग रहा था। उसके माता पिता ने मुझे देखा और सिर हिलाया, जैसे कि उसके माता पिता हमारे प्यार को स्वीकार कर रहे हों। हालांकि उसके माता पिता पूरी तरह से टूट चुके थे, पर वे उसके अंतिम संस्कार के समय भी काफी मजबूत दिख रहे थे और अपने इतने बड़े दुख को लोगों से छुपाने की कोशिश कर रहे थे और अपने आंसुओं को अंदर ही दबाकर रखने में सफल हो रहे थे। मैं घुट गया और टूट गया और बुरी तरह रोया। उन्होंने शव को उठाकर वैन के अंदर रखा, जो उसे शमशान ले जाने के लिए तैयार थी। उसके पिता और अन्य ने लाश के साथ वैन के अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। आकाश मेरे साथ था, मेरी बगल में, उसकी बाह मेरे कंधे पर थी। जैसे ही वैन का इंजन स्टार्ट हुआ, उसकी माँ तेजी से उसके पीछे चलने लगी और अपने हाथों को सामने फैलाकर चिल्लाई, रोशनी, मुझे मत छोड़ो और इस तरह मत जाओ। मैं तुम्हारे बिना क्या करूंगी? मेरी प्यारी बिटिया, मत जाओ रोशनी, तुम्हारी माँ तो रो रो कर ही मर जाएगी। लेकिन वैन आगे बढ़ी और मोड़ पर तेजी से आगे बढ़ी और ट्रैफिक में गायब हो गई। सभी रिश्तेदार, पड़ोसी, छात्र और दोस्त कुछ देर तक रोते रहे, आंसू पोंछते रहे, सिर हिलाते रहे और वहां से जाने लगे। मैं आकाश के साथ अपने छात्रावास के कमरे में लौट आया और अपने बिस्तर पर पसर गया। मुझे सब कुछ नीरस लग रहा था। उस समय तो जैसे मेरे लिए जीवन एकदम रुक ही गया था। मैं आंखें बंद किए काफ़ी देर तक यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। मेरे दिमाग में बार बार रोशनी का हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा आ रहा था और मेरे कानों में उसकी खिलखिलाहट और उसके मीठे शब्द गूंज रहे थे। मैंने इतने कीमती दोस्त को खो दिया था। रोशनी के बाद मुझे यूं लगने लगा जैसे जीवन ने मेरे लिए अपना महत्व खो दिया था। आकाश बिना कुछ बोले मेरे पास ही एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और लगातार मेरी तरफ ही देख रहा था। शाम होते होते वह बाहर गया और एक पैकेट में कुछ खाना खरीदकर
वापस कमरे में आ गया। उसने लाए हुए सैंडविच, नूडल्स और जूस के गिलासों को मेरे पलंग के पास एक मेज पर सजा कर रख दिया। लेकिन उस समय इतने स्वादिष्ट भोजन को देखकर और सुगंध सूंघकर मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे उल्टी सी आने वाली थी। आकाश ने मुझसे थोड़ा सा खा लेने के लिए अनुरोध किया और फिर मेरी ना खाने की जिद को देखकर कम से कम जूस पी लेने को कहा। लेकिन मेरी किसी भी चीज़ में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी। मैं अगले करीब 1 घंटे तक उसी तरह बिस्तर पर पसरा रहा और छत के पंखे को देखता रहा। मेरे अंदर कुछ मर गया था। आकाश ने के फ़ोन की घंटी बजी और उसने कॉल को रिसीव किया। फिर आकाश ने मुझे बताया कि फ़ोन पर उसके पिता थे और आकाश को अगली सुबह अपने पिता के साथ किसी व्यावसायिक काम पर जाना था और वह कम से कम 4 दिनों के लिए शहर से बाहर रहने वाला था। वो शाम तक मेरे साथ और फिर मुझसे लगभग विनती करते हुए विदा ले गया कि मुझे अपना ख्याल रखना चाहिए। समय तो मेरे लिए जैसे वहीं पर रुक गया था और मुझे एक एक पल भारी लगने लगा था। मैं अपनी भूख, नींद और पढ़ाई में रुचि एकदम खो दी थी। मैं बिस्तर पर लेट गया और छत से लटक रहे पंखे को एक बार फिर से गूंजने लगा। शुक्र है कि मेरा रूममेट हमेशा की तरह गायब हो गया था, नहीं तो उसके लगातार मजाक ने मुझे पागल कर दिया होता। हे भगवान, तुमने मुझसे मेरी रोशनी क्यों छीन ली? मैं निराशा में रोया। मैं 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए अपने कमरे में ही बिस्तर पर पड़ा रहा। लेकिन चौथे दिन मैं भारी सिर और डगमगाते कदमों के साथ उठा। मैंने खुद को आईने में देखा। मैं अनचाहे चेहरे और खून से लथपथ आंखों से भयानक लग रहा था। मुझे कुछ करना था, नहीं तो मैं पागल हो जाता उस कमरे में रहते रहते, अकेले में, दिन रात रोशनी को याद करके आंसू बहाते हुए। सबसे पहले मैंने खिड़कियों को खोल दिया ताकि ताज़ी हवा का एक झोंका उस कमरे में प्रवेश कर सके जिसमें वह कुछ दिनों से प्रवेश नहीं कर पाई थी। फिर मैंने अपनी शेविंग किट निकाली और शेव की। अब मैं धसी हुई आंखों और खोखले गालों वाली खोपड़ी जैसे लग रहा था। मेरे चेहरे पर पीलापन स्पष्ट रूप से ध्यान देने योग्य था। मैं बाथरूम में गया और शावर चलाया, जिससे ठंडे पानी की एक स्थिर धारा निकलनी शुरू कर दी। मेरे शरीर पर से बहते पानी ने मुझे तरोताज़ा कर दिया। मैं अपनी फीकी जीन्स और खुली गर्दन वाली शर्ट पहनकर तैयार हो गया कमरे से बाहर जाने को। जैसे ही मैं नीचे गया, मैंने पहली मंजिल के कमरों से जोर जोर से हो रही गपशप की आवाज़ें सुनी। ये मेरे लिए घृणित था। बाहर सूरज पहले ही अस्त हो चुका था और आखिरी चमक भी तेजी से फीकी पड़ रही थी। मैं धीरे धीरे चल रहा था, जैसे कि मैं किसी दूसरी दुनिया से आया था। भीड़ भाड़ वाली गली में चलना मेरे लिए बहुत कठिन सा ही था। मेरे अंदर कोई जान नहीं बची थी। एक एक करके स्ट्रीट लाइटें जलती जा रही थी और अचानक सड़क पर तेज रोशनी आ रही थी। जैसे ही मेरा कंधा उनसे टकराया, कई चेहरे मुझको घूर घूर कर देखने लगे। मेरे शरीर में खून तेज हो रहा था और मेरा सिर थकान के साथ दर्द करने लगा था। मैं जल्दी से एक रेस्टोरेंट में घुसा और बैठ गया। वेटर आया और मेरे ग्लास में पानी डाल गया। वो मेरे पास खड़ा था। चाय, मैंने कहा। लगता है आपने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। आप सैंडविच, इडली जैसा कुछ क्यों नहीं खाते? ठीक है, अपनी पसंद का कुछ भी ले आओ, मैंने कहा। वो पनीर ग्रिल्ड सैंडविच की एक प्लेट लाया। मुझे इसे ख़त्म करने में बहुत लंबा समय लगा। अंत में जब मैं खा चुका था तो मुझे वेटर ने हाथ का सहारा देकर उठा दिया और मैं खाने के पैसे देकर अपने कमरे में करीब 9 बजे वापस आ गया। मेरा फ़ोन और लैपटॉप मेज पर पड़े थे। पिछले 4 दिनों में किसी ने भी मुझे फ़ोन नहीं किया था। यहाँ तक कि कोई विज्ञापन कॉल भी नहीं आई थी। वो संदेश, मन में आए किसी अनजान भाव से प्रेरित होकर मैंने अपना लैपटॉप चालू किया। जैसे ही मैंने इंटरनेट खोला, मुझे मेल में एक मैसेज आया दिखा। वो मैसेज रोशनी की तरफ से आया था। मुझे यकीन ही नहीं हुआ और मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। मेरा दिल मेरी पसलियों के खिलाफ हथौड़े की तरह धड़कने लगा। मैंने जल्दी से उस मैसेज को खोला। वो एक ऐसा मैसेज था जो मुझे मरने से पहले रोशनी ने लिखा था। मेरे प्यारे सूरज, आज सुबह एडा ने मुझे बताया
कि वो 2 दिन पहले संयोग से आपसे अपनी कॉलोनी में मिली थी। उसने कहा कि तुम बहुत खोए खोए से लग रहे थे और बहुत ही उदास थे। ये मैं अपने मोबाइल से लिख रही हूँ, अक्षर बहुत छोटे हैं और मेरी आंखों में दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी जरूरी थी। देर सवेर हर किसी को मरना ही पड़ता है, पैदा हुए सभी को मरना पड़ता है, बनाई गई हर चीज को टूटना पड़ता है, यही ब्रह्मांड का नियम है। मैं वही दोहरा रही हूँ जो एडा ने तुमसे कहा था। चलो चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। मैंने आज सुबह अपनी करीबी दोस्त मेघा को हमारे प्यार के बारे में बताया था। वो हैरान थी कि तुम जैसा बेवकूफ़ भी किसी से इतना प्यार कैसे कर सकता था। हम थोड़ा हंसे और फिर एक साथ रोए। और क्या तुम जानते हो, तुम्हारे दोस्त आकाश और मेघा भी एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन अभी उनका वह प्यार खुलकर सामने नहीं आया। मैंने मेघा से भावनात्मक रूप से तुम्हारा समर्थन करने के लिए कहा है। तुम मेरे जाने के बाद खुद को सबसे अलग थलग मत कर लेना। तुम्हारे पास रोने के लिए मेघा का कंधा होगा। और एक बात और, अगले महीने की 1 तारीख को भी तुमको मेरे जन्मदिन पर भी एक ई कार्ड प्राप्त होगा। तो तुम्हारे पास आगे देखने और पढ़ने के लिए अभी और कुछ है। क्या तुम जानते हो जन्मदिन का हिंदी में क्या मतलब होता है? इसका मतलब है बड़ा होना, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई करना और अपना इम्तिहान बहुत अंकों से पास करना। अपने कर्तव्यों को मत छोड़ना। कोई शक्ति रोशनी को सूरज से अलग नहीं कर सकती। हम सदा से जुड़े हैं। गुड नाइट। भगवान तुम्हारे साथ है, हमेशा 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 के लिए तुम्हारी रोशनी। भावनाओं का एक बड़ा उछाल आया। मैंने अपनी कुर्सी को थोड़ा पीछे धकेला और आगे की ओर झुक गया। अपने हाथों से अपना चेहरा ढककर मैं रोया। जब मैं रो रो कर थक गया तो मुझे हल्का हल्का महसूस हुआ। मैंने रोशनी के संदेश को बार बार तब तक पढ़ा जब तक कि हर शब्द मेरे दिल पर अंकित नहीं हो गया। समय ने बहुत धीरे धीरे रेंग रेंग कर तड़पाया और उसके साथ मैं भी लंगड़ा कर चलता रहा। मैं 31 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, उसके कार्ड की प्रतीक्षा कर रहा था। मैंने 30 तारीख रात को भी अपना लैपटॉप चालू रखा, उसके संदेश के आने का इंतजार करने लगा। मैंने पूरे दिन इंतजार किया, लेकिन कोई मेल या मैसेज नहीं आया। अब रात के 9 बज चुके थे। मैंने सोचा कि हमेशा की तरह 9 बजे वह भेज देगी, लेकिन नहीं, कुछ नहीं। तभी मुझे ख्याल आया कि 31 तारीख के अंत होने में अभी 12 घंटे बाकी थे। मैं जागता रहा, घड़ी के 12 बजने का इंतजार करता रहा। रात को 11:45 पर अचानक हवा का झोंका आया और मेरी मेज पर पड़े कागज हलचल करने लगे। बिजली चमकने के बाद बादलों की गड़गड़ाहट हुई। मैं खिड़की को बंद करने के लिए गया और देखा कि कोई बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे खड़ा था। क्या रोशनी? ये नहीं हो सकता था। मैं शायद सपना देख रहा था, लेकिन नहीं, वो वहाँ थी। मेरा दिल धड़कने लगा। वो मुझे नीचे बुला रही थी। मुझे उससे जाकर मिलना था। मैं बाहर गया। अचानक लाइट चली गई और अंधेरा हो गया। मुझे रास्ता रोशन करने के लिए एक मोमबत्ती या सिर्फ एक माचिस की तीली की जरूरत थी। मैं उत्साहित और भयभीत दोनों था। मैं सीढ़ियों से नीचे भागा। अभी दरवाजे बंद थे और नीचे की मंजिलों पर कोई शोर नहीं था। कोई नहीं जाग रहा था, लेकिन सभी के लिए घर के अंदर और चुप रहना कितना अजीब था। मैं तेज तेज कूदकर कुछ ही पलों में नीचे पहुंचा। बाहर सड़क की बत्तियों की रोशनी मंद थी। हॉस्टल का वार्डन गेट के पास अपनी कुर्सी पर सो रहा था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। मैंने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर निकल आया। मुझे सिर्फ 20 कदम चलना था। हवा एक आंधी की तरह चल रही थी और मेरे मुंह में खारापन महसूस हो रहा था। मैंने इमारत का चक्कर लगाया। हाँ, वो मेरे कमरे के नीचे की स्ट्रीट लाइट थी, लेकिन कोई नहीं था। मैं पागल आदमी की तरह उसकी तलाश में दौड़ा। रोशनी, जोर से पुकारा। तभी किसी ने मेरे कंधे पर थपथपाया। मेरे दिल ने छलांग लगा दी। मैं घूमा और देखा कि एक सिपाही गश्त पर था। वो मुझे शक से घूर रहा था। तभी बरसात होने लगी और कुछ ही देर में बारिश बहुत तेज हो गई। हम वहीं खड़े थे कि तभी उसने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो?
क्या कहा? मैंने गुस्से से उस सिपाही को देखा। मैंने कहा कि तुम पागल तो नहीं हो जो इतनी रात को बरसात में हॉस्टल के बाहर घूम रहे हो? क्या तुम छात्र हो? क्या तुम चाहते हो कि तुमको हॉस्टल से और कॉलेज से निकाल दिया जाए? इतनी रात को बाहर घूमने के लिए तुमको कॉलेज से निकाला भी जा सकता है, समझे तुम? मुझे खेद है, लेकिन मैंने अपनी दोस्त को अपनी खिड़की से ऊपर देखते हुए देखा था। यहाँ खड़ी थी वो, जहाँ आप खड़े हो, और वो मुझे पुकार रही थी। मैं उससे मिलने नीचे आया था। तुम कहानियाँ मत बताओ। मैंने तुम्हारे जैसे लड़कों को कई बार देखा है। तुम्हारे जैसे लफंगे लड़के पुलिस स्टेशन में सच उगल देते हैं। पिछले 15 मिनटों में यहाँ कोई नहीं था। नहीं नहीं, कृपया मुझ पर विश्वास करें। मुझे पुलिस स्टेशन तक मत खींचो और मेरा कैरियर खराब मत करो। मैं तुम्हें सच कह रहा हूँ। मैंने उसे इस सड़क की बत्ती के नीचे देखा था। वो मुझे बुला रही थी, मुझे नीचे आने के लिए कह रही थी। मेरे शब्द कम पड़ गए और मैं सिसकने लगा, भ्रमित और भयभीत। मैं तुम्हें तुम्हारे छात्रावास तक पहुंचा दूंगा, मेरे साथ चलो, पुलिस वाले ने कहा, और मैं नम्रता से उनके साथ पीछे मुड़ा। उसने दस्तक दी और वार्डन ने दरवाज़ा खोला। क्या यह लड़का यहाँ का है? हाँ बिल्कुल, क्या हुआ? वो यहाँ के बेहतरीन लड़कों में से एक है, लेकिन वो बाहर कैसे निकला? इसका मतलब है कि आपको सतर्क रहना चाहिए और ड्यूटी पर नहीं सोना चाहिए। लड़का सदमे में है। क्या इसको नींद में चलने की आदत है या कुछ और कारण है? सिपाही ने कहा। नहीं, ऐसा नहीं है। इसको नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन इन दिनों इस लड़के की तबीयत ठीक नहीं है। ये कुछ गलत नहीं कर सकता है सर, कृपया इसको क्षमा कर दे। ठीक है, मैं इस मामले में को यहीं विराम देता हूँ, पुलिस वाले ने कहा। आखिर वो मुस्कान। फिर उसने अपनी टोपी सीधी की और बाहर जाने लगा। वार्डन ने मेरी ओर टकटकी लगाकर देखा। बत्ती आ चुकी थी और मैं धीरे धीरे अपने कमरे में गया। एक तौलिया निकाला और अपना चेहरा और सिर पोंछा। मैंने सूखे कपड़े पहन लिए। मैंने लैपटॉप खोला तो मुझे मैसेज में एक वेबसाइट का लिंक दिखा। रात के 12 बज रहे थे। मैंने तुरंत ही एक बार फिर से खिड़की से बाहर देखा। बारिश लगातार हो रही थी और बाहर कोई नहीं था। उसे देखने के लिए मेरी प्रबल इच्छा रही होगी या फिर विचार का स्थानांतरण। वो मुझसे अक्सर कहा करती थी, अगर आपको लगता है कि कोई समस्या है तो आप उसे सुलझाने में व्यस्त हो जाते हैं। शायद यही मैंने अनुभव किया था। वो मेरी कल्पना ही थी कि वो नीचे सड़क पर बत्ती के नीचे खड़ी मुझे बुला रही थी। मैंने खिड़की बंद की और शांति से बैठ गया। मैंने उस लिंक पर क्लिक किया। संदेश खुला और पढ़ा। मनुष्य के लिए मन बंधन का कारण है और मन मुक्ति का कारण है। विषयों में लीन मन ही बंधन का कारण है और विषयों से विरक्त मन ही मुक्ति का कारण है। जाने देने का यही अर्थ है। इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप किसी की परवाह नहीं करते, बस इतना है कि आप पकड़ में नहीं आते। एहसास करें कि आपका केवल खुद पर नियंत्रण है। ये आपके लिए है, विचार करने के लिए। आप अपनी परीक्षाओं को लेकर गंभीर हो जाओ। अध्ययन के लिए एक विस्तृत योजना बनाओ। घड़ी का पालन करो और अपना काम करते रहो। प्यार, तुम्हारी रोशनी। संदेश गहरा था। मैं हक्का बक्का रह गया। मेरे साथ ठीक ऐसा ही हुआ था। पूरे 15 दिन के लिए मेरा दिमाग उसके विचारों से हट गया। हालांकि मैं उसकी तलाश में था और मैं पुलिस वाले के साथ अपनी समस्या को सुलझाने में व्यस्त था। मुझे बहुत कुछ सोचना था। मैंने संदेश पढ़ा और फिर से पढ़ा। अजीब तरह से मुझे राहत की अनुभूति हुई। हर दिन मैंने संदेश पढ़ा और अर्थ समझने और उसे जीने की कोशिश की। मैंने दैनिक दिनचर्या की समस्याओं या स्थितियों या लोगों में लीन होने के लिए मानसिक रूप से भी कई कदम उठाए। मेरे पास एक बहुत बड़ा काम था, नई आदतों को विकसित करना। इसलिए मैं चुपचाप बैठ गया और अपनी परीक्षा के बारे में सोचने लगा। मैंने पालन करने के लिए एक समय सारणी तैयार की। मेरे जीवन की प्रेरक शक्ति अब घड़ी थी। मुझे घड़ी देखनी थी और खाने और आराम करने सहित अपने कर्तव्यों का पालन करना था। मैं जन्मदिन की पूर्व संध्या पर मैं असामान्य रूप से शांत था। मैंने उसके संदेश और
शुभकामनाओं का इंतजार किया, तभी उसका मैसेज आया। कार्ड की शुरुआत सामान्य जन्मदिन के गीत के साथ हुई। इसके बाद ढेर सारी शुभकामनाएं दी गई। मुझे दुनिया की सारी खुशियां और दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। फिर एक संदेश संलग्न था जिसमें लिखा था, याद रखना, चीज़ों की प्राप्ति से खुशी नहीं मिलती, जो मिलता है उसका आनंद लेने की योग्यता से खुशी मिलती। खुशी एक धारणा है। खुशियों को अपने पास रखने के लिए खुद को योग्य बनाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम समृद्ध हो और फलो फूलो। फिर से किसी को प्यार करो, शादी करो, ढेर सारे बच्चे पैदा करो, अपने चारों ओर अपनी खुशियाँ बनाओ। अलविदा। मुझे अपने सीने में एक चुभने वाला दर्द महसूस हुआ और दुख ने मुझ पर काबू पा लिया। मेरी आंखों में आंसू आ गए। रोशनी मेरी जान, मैंने जोर से कहा और आंसुओं को बहने दिया। संकट में मेघा मेरी सहेली बन गई और बाद में शांति में भी मेरी सहेली। परीक्षा के आखिरी दिन हम कैफ़े कॉफ़ी डे में बैठकर चर्चा कर रहे थे कि पेपर कैसा रहा। फिर हमारी बात मौसम की हो गई। इतनी गर्मी और उमस थी और लोग बारिश की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन आसमान में बारिश के बादल नहीं थे। अचानक मेघा ने पूछा, प्रकृति में सबसे शक्तिशाली तत्व क्या है? आकाश ने कहा, आकाश, क्योंकि यह अपरिवर्तनीय है। मैंने कहा, सूर्य, क्योंकि केवल सूर्य है जो पृथ्वी पर सभी को प्रकाश, गर्मी, ऊर्जा और जीवन देता है। मेघा ने कहा, कोई मेघा सबसे शक्तिशाली तत्व नहीं है, क्योंकि मैं ही सूरज को ब्लॉक कर सकती हूँ और आकाश को बादल बना सकती हूँ। तो आप देखते हैं कि मैं कितनी शक्तिशाली हो सकती हूँ। क्या हम अपने बारे में या मौसम की बात कर रहे हैं? आकाश से पूछा। बेशक, हम फिर, आपने क्या सोचा? हम खराब मौसम की चर्चा कर रहे हैं? मेघा ने कहा। आकाश ने अपनी आंखें चौड़ी की और अपनी भौहें ऊपर उठाई। उनका बचकाना झगड़ा इतना मज़ेदार था कि कई महीनों में पहली बार मैं मुस्कुराया। बहुत बहुत शुक्रिया।